+1 स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बिजनेस एथिक्स। जो हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको बताई टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर, टुवर्ड्स द कस्टमर, टुवर्ड्स द इन्वेस्टर, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, टुवर्ड्स द कॉम्पिटिटर्स, इन सब चीजों को हम शामिल करके बनाते हैं बिजनेस एथिक्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द बिजनेस which is implement for everyone which are related with business units, that is called the business ethics। एक हमारा नीति शास्त्र होता है, एक हमारा भौगोलिक शास्त्र होता है। इसी हम प्रकार हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशन में जिन पॉलिसीज पर काम किया जाएगा, जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हर एक व्यक्ति फॉलो करेगा, उसको हम बिजनेस एथिक्स कहते हैं। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, जो हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, जिसके अंदर आते हैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, डिफरेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर्स, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, उसको हम टॉप लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। तो उनके द्वारा किसी भी बिजनेस इंस्टीट्यूशन का, किसी भी कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना। पब्लिकेशन कोड, जो भी हमारा बिजनेस एथिक्स बनता है, वो हमारी समाज को ध्यान में रखकर, जिसकी हमें समाज में बिल्कुल अनाउंसमेंट करनी है इन द प्रोस्पेक्टस। और उन रूल्स को केवल बनाना नहीं है, उनको हमने बिल्कुल अपनी कंपनी में यूं का यूं इम्प्लीमेंट भी करना है। ये नहीं कि हमने कर्मचारियों के लिए कोई रूल बना दिया, परंतु हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। कस्टमर्स को कोई फैसिलिटीज़ देने के लिए आपने कोई रूल बना दिया, उनको किसी भी प्रकार की आपने गारंटी लेटर या वारंटी लेटर दे दिया, परंतु आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इट्स रॉन्ग। उससे वास्तव में पब्लिकली जब अनाउंसमेंट हो गई तो वो आप उस पर काम करेंगे। इसी प्रकार से आपने शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड का डिक्लेरेशन कर दिया, तो वो डिविडेंड आप विद इन शॉर्ट पीरियड उनकी पेमेंट करेंगे। इसके बाद होता है आप लोगों का ये एक मैकेनिज्म पर आधारित होता है, यानी कि आपने जो भी बिजनेस एथिक्स के अंदर रूल्स बनाए हैं, वो टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज ऑनेस्टली उनका पालन होना चाहिए। आपने उनको बेनिफिट देने की प्रॉमिस किया है, अच्छे प्रॉफिट होने पर तो आप उन्हें बोनस जरूर देंगे। इसी प्रकार से आपने समाज को अच्छी चीजें कम कीमत पर देने का प्रॉमिस किया है, तो आप समाज को ऑनेस्टली चीप एंड बेस्ट चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिनमें आपके प्रॉफिट्स की रेंज बहुत कम होगी और आप मेन ध्यान देंगे क्वालिटी पर, जिससे हमारा कस्टमर जो कीमत चुका रहा है, वो कीमत जब वो वास्तव में उस वस्तु को यूज़ करता है तो उसे खुशी महसूस होनी चाहिए कि मैंने ये कीमत सही तरीके से दी है, इसकी कीमत देना मेरे लिए गलत नहीं है। इसी प्रकार आप जब भी किसी भी फर्म के साथ कंपटीशन करें, वो हेल्दी कंपटीशन करें।
अब दो प्रकार का कंपटीशन होता है, किसी की टांग खींचना और एक हेल्दी कंपटीशन करना। आप ये सोच लेकर आए हो मार्केट में कि मैं दूसरे को काटना चाहता हूँ, दूसरे को भगाना चाहता हूँ, मेरा ही साम्राज्य हो, मेरी ही मोनोपोली हो, इट्स रॉन्ग। और एक आप अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ आए हैं कि हमने तो अपने प्रोडक्ट को बढ़िया से बढ़िया बनाना है। अब ये डिसीजन समाज का है कि समाज हमारा प्रोडक्ट खरीदता है या दूसरे का प्रोडक्ट खरीदता है। हमने अपनी सर्विसेज में और प्रोडक्ट में मेहनत करनी है। दैट इज कॉल्ड द हेल्दी कंपटीशन। इसी प्रकार आप इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हैं, इसी प्रकार आप गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ऑनेस्टली फॉलो करते हैं। इसके बाद होता है इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल्स। हमारे जो एम्प्लॉय होते हैं, हमारे जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, उनकी सहभागिता, पार्टिसिपेशन, इट्स कंपल्सरी। आज हमारा फैक्ट्री एक्ट 1948 कहता है जब भी आप मैनेजमेंट की मीटिंग कॉल करें, उसमें आप जो हमारे वर्कर का लीडर होता है उसको जरूर इन्वॉल्व करें। जब भी आप वर्कर से संबंधित कोई भी डिसीजन लें, उसकी नॉलेज में होने चाहिए, ताकि कल को कोई भी ऐसा काम ना हो जिसमें उसकी सहमति शामिल ना हो। तो इससे आपकी इंस्टीट्यूशन में कभी भी स्ट्राइक और लॉकआउट की अवस्था पैदा ही नहीं होगी, क्योंकि उसमें उनके लीडर की पूरी तरह से सहमति शामिल है। और यदि आपने डिसीजन वर्कर पर थोपे हैं, वो नहीं चाहते हैं इस तरह से काम करना, इस एटमॉस्फेयर में काम करना, इतनी वेजेज पर काम करना, आपने उन पर बिल्कुल थोप दिए हैं, तो वहाँ पर ही पैदा होती है कंडीशन स्ट्राइक की, लॉकआउट की और अच्छी मैन पावर का आपको छोड़ना। इसलिए आप समय समय पर उनकी सारी चीज़ों का ध्यान रखें और उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए समय समय पर उनको ट्रेनिंग दें और उनके दिमागों को डेवलप करें। मेजरिंग द रिजल्ट्स, आपने जो भी प्लान अपने इंस्टीट्यूशन में इम्प्लीमेंट की है, उसका टाइम टाइम पर एनालिसिस जरूर होना चाहिए कि हमने इस बार ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, उसका हमने ये स्टैंडर्ड बनाया, और जब एक्चुअल में हमारे पास रिजल्ट आए, उन रिजल्ट का उस स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करना और कंपैरिजन करके पता लगाना कि हमारे काम हमारे स्टैंडर्ड के बराबर हैं या स्टैंडर्ड से ऊपर हैं या बिलो स्टैंडर्ड है। जब भी आप एक स्टैंडर्ड बनाते हैं और स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद उस पर एनालिसिस करते हैं, तभी आप बिजनेस एथिक्स को असली तरीके से यूजफुल बना सकते हो, अदरवाइज नहीं। ऐसे ही आप स्टूडेंट हैं, आपने पिछली बार पेपर में नंबर लिए अकाउंट्स में 70 आउट ऑफ 100। अब आपने ठान लिया कि 70 से कम तो जाना ही नहीं, उससे ऊपर जाना है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपका पेपर होता है, उस टाइम आपके नंबर 80 आते हैं, तो आप अपने पिछले अंकों के साथ इसको एनालिसिस करके कॉन्टीन्यूसली अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाते जाएं। अगली बार आपका स्टैंडर्ड 70 से 80 पर पहुंच गया। ऐसे ही कंपनियों का स्टैंडर्ड होता है। जब कंपनी स्टार्ट होती है, आपका सेल का स्टैंडर्ड 5 लाख है, अगली बार वो इजीली अचीव हो जाता है, तो आप उस टारगेट को 5 लाख से 7 लाख पर लाइए। दैट इज कॉल्ड द एनालिसिस। तो बच्चों, ये चैप्टर आपका इसी के साथ कंप्लीट हुआ।
दैट्स इट।